हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम आपका MEG 18 अमेरिकन पोइट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका दिसंबर 2023 में आया हुआ था। पेपर का पैटर्न बहुत इजी है। आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। इन ऑल 7 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपलसरी है, मतलब कि बाकी के जो क्वेश्चन बचे उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 7 होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो एक शॉर्ट नोट के ऊपर आता है, आपको पता है। तो अब हम उसी को डील करते हैं। चलो देखते हैं पेपर कैसा आता है आपका, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, किसी भी 2 के ऊपर लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये आपकी RTC हो गई है ना, आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन दे रखी है। अब ये जो लाइन है ना, ये आपकी पोइट्री से है, ऑफ मॉडर्न पोइट्री, जो कि आपकी वॉलेस स्टीवन से है, उन्होंने लिखी है। तो इसमें वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने, जो हमारे पोइट हैं वॉलेस स्टीवंस हैं, उन्होंने क्या बात करी है कि किस तरीके से जो पोइट्री है, जो मॉडर्न पोइट्री है, वो चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो थिएटर है ना, ये कहीं ना कहीं उन्होंने पोइट्री के लिए यूज़ कर रखा है। तो वो कहते हैं अपनी पोइट्री में कि किस तरीके से जो पोइट्री है वो चेंज हो रही है। सब्जेक्ट मैटर पहले क्या हुआ करता था, ईजी हुआ करता था, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जब अब अलग हो रही हैं तो उसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसे हमें डीप डाउन जाके ढूंढना पड़ता है, उसके लिए हमें एक स्टाइल चेक करना पड़ता है। पास्ट की क्या बात है, पास्ट चेंज हो चुका है, तो वो वाली लाइन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। RTC है तो थोड़ी सी हार्ड होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आपको पोइट्री की लाइन पता होनी चाहिए। लेकिन हार्ड तब नहीं होगी जब आपने पोइट्री पढ़ी होगी। देखो, अमेरिकन पोइट्री ना बहुत ईजी है, ये बात मान के चलो। आप बाकी की पोइट्री से, अगर आप ब्रिटिश पोइट्री देखते हो, उनके कंपैरिजन में बहुत इजी है। अमेरिकन पोइट्री छोटी भी बहुत है, मतलब आप देखो कि 4 स्टैंजा 5 स्टैंजा हो गया आपका। इतनी छोटी छोटी पोइट्री आपको ब्रिटिश में नहीं मिलेगी। ब्रिटिश में भर भर के पोइट्री है। आप एलियट की पढ़ के देखो, वेस्टलैंड पढ़ के देखो, 400 लाइन की है, 434 लाइन की है, तो वहाँ पे वो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, क्या बात कर रही हैं, सम व्यूज़ आर सेलेब्रेस। अब देखो, रेस की बात आ गई है ना, रेस की बात आ गई, एंड देयर कलर इज़ अ डायबॉलिक डाई। अब ये 2-3 चीज़ें अगर आपने पकड़ ली तो आप समझ गए कि पोइट्री किसकी है ना। क्योंकि आपके सिलेबस जो है वो आपको बता रहा है, कहीं ना कहीं आपके पास जो सिलेबस है वो आपके माइंड में है कि कौन किसकी बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखो कि फिलिप व्हिटली जो बात है वो बात कर रही हैं आपकी स्लेवरी की, कि किस तरीके से अफ्रीका से लोग अमेरिका लाए गए। तो वो जो उनका स्लेवरी का बात, स्लेवरी की जो कॉन्टेक्स्ट है कि लोग लाए गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रेस मिल रहा है, वहाँ पे आपको कलर मिल रहा है। और किस तरीके से वो जो कलर है, वो जो ब्लैक कलर है, अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको डायबॉलिक बता रखा है। मतलब वो पहले से ही उनको डायबॉलिक कर दिया, मतलब समथिंग विच इज़ वेरी डेवलिक इन नेचर, है ना। जो नेगेटिव वे में जा रहा है उसको डायबॉलिक बोलते हैं। तो उनको उस तरीके पर डाल दिया कि नहीं, ये तो ब्लैक है तो ये बुरे ही होते हैं। फिर उनके साथ एक आइडेंटिटी को अपने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया। उसकी बात ये कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई फिलिप विट्सली की पोइट्री। उसके बाद आपकी ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें क्या बात करके कौन सी पोइट्री है। अब देखो, ये वाली जो लाइन है, ये लास्ट लाइन है आपकी। अगर आपको पोइट्री ध्यान आ रही है, रिवर साइड की, जो कि जॉन क्रूरेंसन ने लिखी है, उसकी लास्ट लाइन है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो सिनर पर्सन है उसका एनकाउंटर होता है नेचुरल वर्ड से। किस तरीके से जो डिवाइन, जो आपकी पावर होती है, वो किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म करने की एक कैपेबिलिटी रखती है। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर जो होती है डिवाइन में, उसकी बात कर रहे थे। वही पोइट्री है ये। फिर आते हैं क्रिटिकल नोट लिखना है आपको मॉडर्निस्ट पोइट्री पे। अब देखो, ये क्वेश्चन ना, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि अमेरिकन पोइट्री जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो पेपर है आपका, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करता है। इट डिमांड्स योर नॉलेज, ठीक है, सीधी सीधी बात है। इट डिमांड्स योर नॉलेज, योर कॉन्सेप्ट की आपकी जो कॉन्सेप्ट है कितने क्लियर है, आपको चीज़ें कितनी पता है, आपको अमेरिका के बारे में कितना पता है, उनका लिटरेचर किस तरीके से इमर्ज हो रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द टिल द एंड, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब मॉडर्निज्म में अगर आप बात करो, मॉडर्निस्ट पोइट्री में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मॉडर्निज्म में। तो एक बेसिक, अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, बिल्कुल बेसिक की, तो मॉडर्निज्म में आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशन आ रहा है ना। एलियट आपके लिखते हैं, वेस्टलैंड लिख रहे हैं, हालांकि वो ब्रिटिश में आते हैं, ब्रिटिश में, लेकिन आपके सिलेबस में एलियट को अमेरिकन डाल रखा है, क्योंकि पहले वो अमेरिकन थे, बाद में वो ब्रिटिश सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो अमेरिकन की जो, अगर आप बात करो मॉडर्निस्ट पोइट्री में, फ्री वर्स आ जाता है, ठीक है। आपके वॉल्ट व्हिटमैन फ्री वर्स लिखे हैं तो वो यूज़ होने लग जाएगा। कहीं ना कहीं एक डेविएशन आ जाएगी, वो चैलेंज करने लग जाएंगे जो आपके पहले के नोशन थे, पहले जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे, किस तरीके से लिखना है पोइट्री को, सब्जेक्ट मैटर जो है वो चेंज होने लग जाएंगे। तो इसमें आप एलियट को ले लो, आप इसमें एजरा पाउंड को ले लो, क्योंकि एजरा पाउंड जो पोइट्री लिखते थे वो इमेजिस्ट पोइट्री होती थी। और इमेजिस्ट पोइट्री, आपकी इमेजिज्म जो है वो आपका मॉडर्निज्म में ही आता है, जब आप मेनली फोकस करते हो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स पे, कि ज़्यादा वर्ड नहीं यूज़ करना, थोड़े से वर्ड्स में अपनी बात कह देनी है ना। इमेजिज्म वही बात करता है। तो उन चीज़ों को लेके आओ, सब्जेक्ट मैटर कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे, अगर आप देखो तो जो आपकी ब्लड शेड वगैरह है वो भी आ रही है मॉडर्निस्ट पोइट्री में। आप सिल्वर प्लाथ को भी ले लो,
क्योंकि सिल्विया प्लाथ वगैरह भी आपकी मॉडर्निज्म में लिख रही हैं, रॉबर्ट लॉवेल भी मॉडर्निज्म में लिख रहे हैं, एन सेक्सटन भी लिख रही हैं उस टाइम पे। तो कन्फेशनल पोइट्री भी आप इसमें ऐड कर दो कि किस तरीके से कन्फेशनल पोइट्री का भी एक नया जॉनर निकल के आया। हार्लेम रेनेसा का अगर आपको छोटा सा यूज़ करना है वो भी यूज़ कर लो, क्योंकि मॉडर्निज्म में ही है, वो भी 1930s में आ रहा है, 1920s में आ रहा है, वो भी मॉडर्निज्म में ऐड कर दो आप इसको, तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपकी बात करते हैं मेन फिगर की बात करें ट्रांसेंडेंटलिज्म में, किसी भी दो पोइट को डिस्कस करना है। अब देखो आपका 2024 में उसमें भी आ रखा है ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म बात यह करता है कि एक बाउंड्री होती है जो ह्यूमन ट्रांसग्रेस कर रहा है ना, एक बियॉन्ड द बाउंड्री आप जा रहे हो, आप एक लाइन को क्रॉस कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें हैं आपस में डिवाइन से वो कनेक्ट हो रखी है। इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन है? आपके इमर्सन हो गए, आपके वॉल्ट व्हिटमैन हो गए, डेविड थोरो है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर आप दो यूज़ कर लो, इमर्सन यूज़ कर लो, इमर्सन की ब्रह्मा आपके सिलेबस में है, और आपकी वॉल्ट व्हिटमैन है तो वो तो इंपॉर्टेंट फिगर है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन से सोशल एंड जो आपके कल्चरल वैल्यूज़ हैं या फिर फोर्सेस हैं जिसने शेप करी है आपके अमेरिकन पोइट्री। अब इसके लिए भी आपकी बेसिक क्लैरिटी कंफर्म होनी चाहिए, आपको चीज़ें आइडिया आपके माइंड में चलता रहना चाहिए। अब सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है ना कि सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ क्या थी। अब देखो स्टार्टिंग में आपने जब अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा होगा उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका बना कैसे, है ना। मतलब अमेरिका में तो रेड इंडियंस थे, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, और वो ब्रिटिशर्स कौन थे? वो प्यूरिटन्स थे, ये आपने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। तो जब प्यूरिटन्स आए हैं तो उनके आइडियाज़ क्या रहेंगे? सिन को लेके, आफ्टर लाइफ को लेके, गॉड की ग्रेस को लेके, क्योंकि प्यूरिटन्स बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करते थे। ये आपने पढ़ा होगा कि प्यूरिटन्स के आइडिया बहुत ज़्यादा रिजिड थे, वो बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करते थे, बहुत उनके स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे। जैसे अगर आपने द स्कारलेट लेटर कभी पढ़ी है, एक नॉवल है स्कारलेट लेटर, उसमें किस तरीके से पनिशमेंट को दिखा रखा है, तो वो आपका सारा प्यूरिटन वैल्यूज़ हैं, उनके कल्चर हैं। फिर फोर्सेस क्या क्या रही, जैसे कि अगर आप कॉलोनियल लाइफ की बात करें तो उस टाइम पे लोग क्या क्या फेस कर रहे थे जिसने अमेरिकन पोइट्री को कहीं ना कहीं शेप किया। तो जो लोगों ने स्लेवरी फेस करी थी, जो लोगों के एक्सपीरियंस थे उस टाइम पे, जो उनका एक एक डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया था, वो पोइट्री में आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करो कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो लिबर्टी की फिर आपकी बात होगी, अमेरिकन लैंडस्केप को ग्लोरीफाई करना, अमेरिका में जो पेट्रोटिज्म की बात हो रही है उसको लेके आना, तो वो चीज़ें भी आपकी अमेरिकन पोइट्री को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगी। एक एक एग्जांपल देते चलो, कोई भी पोइट्री जो आपको याद आ रही है वो आप यहाँ पे एग्जांपल दे दो, फिर आपका इनलाइटनमेंट आ जाता है कि किस तरीके से रीजन एंड इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें लैंगस्टन ह्यूग्स की पोइट्री लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, ये बहुत खूबसूरत पोइट्री है, इसको किस तरीके से सिग्नेचर पोइट्री बोला गया है अमेरिकन पोइट्री में। अब देखो अमेरिकन पोइट्री में अगर आप देखोगे अमेरिकन लिटरेचर में, तो हार्लेम रेनेसा बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो लिटरेरी मूवमेंट है वो रहा है। अब हार्लेम रेनेसा में अगर आप बात करोगे, वहाँ पे टच कर दो कि हार्लेम रेनेसा का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब हार्लेम रेनेसा में अगर आप बात करोगे तो ये पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्लेम रेनेसा बात करती है आपकी जो अफ्रीकन अमेरिकन जो आइडेंटिटी है उसको लेके आना सामने, उसको प्रेज़ करना। वो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक हो तो आप सुपीरियर नहीं फील करोगे, कि आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हो, कोई आपसे सुपीरियर है। आपको अपनी आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करना है, उसे एज इट इज़ जैसे आप हो उसे प्रेज़ करना है, उसको शो करना है कि नहीं हम उस चीज़ में खुश हैं। तो उसके बाद आपकी इस पोइट्री में बहुत खूबसूरत तरीके से कर रखी है। ये पोइट्री बहुत प्यारी है, मैंने कुछ टाइम पहले इसको YT पे भी डाला था, एक सिर्फ पोस्ट में डाल रखा था। इसकी 2-3 लाइन हैं जो आपको याद रहेंगी, वो यहाँ पे कोट ज़रूर करना, जैसे कि लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, तो है ही इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ के कि इसकी लाइन है लेट अमेरिका बी द ड्रीमर्स ड्रीम, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत याद हो जाती है ऐसी, एक दो बार पढ़ोगे आप याद हो जाएगी वो लाइन। एक ये वाली लाइन भी थी कि वो वाली जो आई एम द पुअर वाइट एंड फूल्ड एंड पुश्ड अपार्ट, आई एम द निग्रो बियरिंग द स्लेवरी स्कार्स। तो ये जो स्लेवरी की बात आ गई, स्लेवरी को प्रूफ करने के लिए ना ये वाली लाइन लिख दो कि आई एम द निग्रो बियरिंग द स्लेवरी स्कार। तो ये चीज़ ना कहीं आपकी आंसर में डेप्थ को ऐड कर देगी। ऐसा नहीं है कि हर लाइन को आपको याद करना पड़ेगा, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे एक दो लाइन आप याद कर लो, तो किस तरीके से वो एक सिग्निफिकेंट वर्क रहा, एक सिग्नेचर वर्क रहा। उसके बाद आता है नाजी के बारे में आपकी सिल्विया प्लाथ की पोइट्री। देखो कोई भी पेपर है आपका, आप एडिन का उठा लो, 80 बेसिक क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। आपने एक पेपर तैयार किया ना, आप सारे पेपर कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें टू द पॉइंट नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चल रही है कि डैडी में किस तरीके से नाजी की जो बिहेवियर है उसका इको है। अब डैडी जब आपने पढ़ी थी तो आपने इसमें काफ़ी लाइन देखी होंगी, जैसे कि वो अपने डैड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है नाजियों से, है ना, वो जो नाजी लोग थे उनसे कनेक्ट करती है जर्मन के, और ख़ुद को कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट करती है विद द जू पीपल, है ना, कि वो इस तरीके से फील करती है उसकी जो टंग है वो बीच में स्टक हो रही है। प्लस वो बात करती है, एक जगह एक लाइन दे रखी है कि ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेन में बैठी हुई हैं वो, और वो जो ट्रेन है वो उनको एक नाजी कैंप की तरफ लेके जा रही है, जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है वहाँ पर लेके जा रही हैं।
और इसमें जितनी भी जो लाइंस हैं जो नाजी को सिम्बलाइज करती हैं, एक इसमें पैंजर की बात हो रखी है, वो इसमें बात करती हैं एक जगह पे अपने फादर को कि उनके फादर की एक क्लीन मॉस्टैच थी, तो वो कहीं ना कहीं हिटलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिटलर की एक बुक है जिसका नाम इसमें मेंशन कर रखा है, जिसका नाम था माई स्ट्रगल, लेकिन जर्मनी में उसका नाम कुछ और है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट टाइम पे, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माई स्ट्रगल है, जो कि हिटलर की बुक है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और जैसे जितनी भी चीज़ें लोग सफ़र, एक वाला पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करो कि जितनी भी जो विमेन थी वो उन लोगों को पसंद करती हैं जो उनके फेस पे बूट रख देते हैं, वो जो एक पोइट्री में एक है, एक स्टैंजा जहाँ पे वो आता है। तो इन चीज़ों को आपको नाजी बिहेवियर से कनेक्ट करना है, क्योंकि सिल्विया प्लाथ की पोइट्री कन्फेशनल है प्लस वो कहीं ना कहीं नाजी से डील करती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। अब 7th क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग बहुत है, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाली पोइट्री। तो इस वाली पोइट्री में ना आपकी क्या बात है, जो पैंटून फॉर द चाइनीज़ वुमेन है, इस पोइट्री में जो एपिग्राफ है उसके बारे में पूछा गया। और इसका एपिग्राफ आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे बात करें कि किस तरीके से जो फीमेल चाइल्ड जब उसका बर्थ होता है उसको किस तरीके से मारा जाता है, वो एक एपिग्राफ होता है। एपिग्राफ क्या होता है, पोइट्री की जस्ट स्टार्टिंग में या फिर नॉवल की जस्ट स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपकी पूरे वर्क का थीम हो जाएगा। आप पोइट्री पढ़ते हो तो आपने देखा कि उसमें किस तरीके से एक चीज़ दिखा रखी है कि एशिज़ की बात हो रही है, किस तरीके से एक बेबी को एशिज़ से रब करने की बात हो रही है, फिर चोक करने की बात हो रही है मेनली, कि एक अगर फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो वो सर्वाइव नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से उस प्रोसेस को, उस बेबी को मारने के लिए जो प्रोसेस लोग कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने 3 मंथ हो गए हैं वो काम कर रहे हैं उस पर, मतलब 100 डेज़ की वो पोइट्री में बात करती है। मतलब कि जब उन्हें पता चला होगा कि जो बेबी है आपका वो एक मेल चाइल्ड नहीं है, उसके बाद से फैमिली ने, लोगों ने, सोसाइटी ने, उसके हस्बैंड ने, इन सब ने क्या किया, एक प्रोसेस की तरह चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करी हैं कि 3 मंथ बाद जब वो बेबी आएगा इस लाइफ में तो उसे तुम्हें रखना तो वैसे भी नहीं है क्योंकि वो एक फ़ीमेल चाइल्ड है, तो आप उसे मारने वाले हो। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये पोइट्री है, ये बहुत खूबसूरत पोइट्री है, आप पढ़ना इसे, अगर नहीं पढ़िए तो पढ़ना ज़रूर। तो वो पोइट्री किस तरीके से एपिग्राफ उसके लिए एक तरीके से टोन फिक्स कर देता है, वो आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि पोइट्री की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि बेबी को मारा जाने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो ये था आपका पेपर आपका ईजी आता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हार्ड आता है क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता ही है। और या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।